हार्ट अटैक के लिए सही लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, उसके लिए ट्रीटमेंट क्या रहता है, उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर हार्ट अटैक होता क्या है और ये किसे होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसको हार्ट अटैक होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हार्ट अटैक के हैं जो कि आप इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आप प्रिवेंट नहीं कर सकते और फिर आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पत्था लाइफ केयर में और मैं हूं डॉक्टर सोनल। मैं एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट हूं और हमारे चैनल पर किसी भी डिसीज़ के लिए आइडियल लाइफस्टाइल यानी कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम वीडियोस लाते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, हार्ट के कई अलग अलग डिसीजेस होते हैं, जिसमें से अंजाइना, अनस्टेबल अंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक और इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ यानी IHD, ये 4 जो डिसीजेस हैं, इनमें हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। तो हार्ट को यानी कि एग्जैक्टली कहाँ पे नहीं सप्लाई होती है वो समझते हैं। हार्ट के बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं। एक होता है एंडोकार्डियम यानी कि हार्ट का इंटरनल लेयर, एक होता है मायोकार्डियम यानी कि हार्ट के मसल्स का लेयर। ये मसल्स ही होती हैं जो कि हार्ट का पंपिंग एक्शन कराती है और इनकी वजह से हार्ट काम करता है और पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई होती है। और उसके बाहर आता है पेरिकार्डियम यानी कि हार्ट के ऊपर का कवर। तो इसमें से ये जो मायोकार्डियम है, उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, उसका ब्लड सप्लाई अगर कम हो जाता है तो हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होती हैं। हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो वेसल्स रहती है, उनमें से किसी भी वेसल में अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे किसी पाइप से पानी बहता है, उसको अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसका अगर कुछ ब्लॉकेज हो गया तो पानी आगे नहीं जा पाएगा। सिमिलरली ब्लड भी उस ब्लड वेसल से आगे नहीं जा पाता है और आगे के जो हार्ट के मसल्स रहते हैं उनको सप्लाई नहीं मिल पाता है। अगर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिला तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो पार्ट डेड हो जाएगा। वैसे ही वो मसल्स भी डेड होना शुरू हो जाता है और उसी की वजह से हार्ट अटैक आता है। अब जाहिर सी बात है, हार्ट का ये जो मसल्स का लेयर है वो एक साथ काम करता है, तब जाके हार्ट का पंपिंग एक्शन होता है। अब इसमें से अगर बहुत बड़ा एरिया ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से डेड हो जाता है या अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है तो हार्ट का काम भी ठीक से नहीं हो पाएगा और हार्ट अटैक, कार्डियक फेलियर ऐसी चीज़ें आगे चल के डेवलप हो सकती हैं। तो ये होता है बेसिक प्रोसीजर जिससे कि हार्ट अटैक होता है। तो फिर ये हार्ट अटैक, ये ब्लॉकेजेस, ये हो किसे सकते हैं? इसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स रहते हैं जिन्हें 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और दूसरा है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। अब मॉडिफाइबल मतलब क्या? जिनको हम चेंज कर सकते हैं। किससे? हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव लाने से, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा खाने से, कुछ चीज़ें बंद करने से इन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ फैक्टर्स ऐसे रहते हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते। जो फैक्टर्स हम चेंज नहीं कर सकते या जो फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है वो तो वैसे ही रहेंगे। अगर आप में वो फैक्टर्स है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स, तो आपको सहारा लेना पड़ेगा इन फैक्टर्स का जो कि आप चेंज कर सकते हैं। और फिर इन फैक्टर्स को साथ में लेकर चलते चलते आपका जो हार्ट का डिसीज़ है वो कम करने में आपको ज़रूर मदद मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं ये क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स, यानी कि जो आप बदल नहीं सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है एज फैक्टर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ साथ हार्ट अटैक आने का रिस्क भी वैसे ही बढ़ता है। खास करके मिडिल एज यानी कि 50 से 55 के एज में हार्ट अटैक का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद वो रिस्क कम हो जाता है। 55 के बाद भी हार्ट अटैक का रिस्क हमेशा ही बना रहता है। सेकेंड आता है जेंडर, यानी कि जेंट्स में हार्ट अटैक का प्रमाण हमेशा ही ज़्यादा देखने को मिलता है और लेडीज़ में मेनोपॉज तक कुछ हद तक हार्ट अटैक से प्रोटेक्शन मिलता है और मेनोपॉज के बाद हार्ट अटैक का प्रमाण जो है वो लेडीज़ में भी बढ़ता है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला कि आजकल ये रेशियो जो है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लेडीज़ की लाइफस्टाइल भी अभी काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गई है। वो भी कॉरपोरेट्स में काम करती है, उनके ऊपर भी उतना ही स्ट्रेस रहता है और उसी की वजह से लेडीज़ को भी मेनोपॉज के पहले भी हार्ट अटैक आने के चांसेस आजकल बढ़ रहे हैं। उसके अलावा लेडीज़ का हार्ट अटैक जो है वो ज़्यादा
सीवियर रहता है एज़ कम्पेयर टू जेंट्स, और आगे चल के कॉम्प्लिकेशन होना, सडन डेथ होना, ये चांसेस भी लेडीज़ में ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली हिस्ट्री। हमारे शरीर में ऐसे लगभग 30 जीन्स होते हैं जो कि हार्ट अटैक और उससे रिलेटेड चीज़ें जैसे कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, इनको रेगुलेट करती है। कई सारी फैमिलीज़ में हार्ट अटैक जो है वो रन करता है, यानी फैमिलीज़ में ही हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। आपके पहले भी आपके जो भी पूर्वज हैं उनको भी हार्ट अटैक से सडन डेथ होने की हिस्ट्री रहती है। अगर आपके घर में आपके पापा को 55 के एज से पहले हार्ट अटैक हुआ है या आपकी मम्मी को 65 की एज से पहले हार्ट अटैक हुआ है, तो आपके फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है और आपको आपकी हेल्थ का ख्याल रखना अभी से शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे रखेंगे ये ख्याल? इसके लिए आगे के फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे जो कि है मॉडिफाइबल फैक्टर्स, यानी इनका अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपको ज़रूर हार्ट अटैक में कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिल सकता है। मॉडिफाइबल फैक्टर्स में से पहली कैटेगरी जो है वो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अगर आपने फॉलो किया तो ज़रूर आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम होगा। ऐसा रिसर्च में प्रूव हो चुका है। तो क्या है वो फैक्टर्स? पहला है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। स्मोकिंग की वजह से ना सिर्फ ब्लड वेसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर का जो लेयर है उसमें भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, एलडीएल के लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और हार्ट अटैक होने का चांस आपको सबसे ज़्यादा रहता है। इसीलिए आपको सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं, टोबैको से भी उतना ही दूर रहना है। आप में नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हो या ना हो, स्मोकिंग से आपको कम्प्लीटली दूर ही रहना है। सेकेंड फैक्टर आता है सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल। अगर आपके डाइट में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण ज़्यादा है तो आपको हार्ट अटैक का चांस ज़रूर रहता है। तो ये प्रमाण कम करना आपके हाथ में है। ये अगर आप कम करते हैं तो आपको सीधा बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ हार्ट अटैक में ही नहीं, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इनमें भी आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो किस में होता है सैचुरेटेड फैट्स? सैचुरेटेड फैट्स जो है वो ज़्यादा करके एनिमल बेस्ड फैट्स में होता है, जैसे कि घी, उसके बाद हाइड्रोजनेटेड फैट यानी कि वनस्पति घी, कोकोनट ऑयल, इसमें भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का प्रमाण ज़्यादा रहता है, जबकि एग योक, बटर और मीट फैट्स, इसमें कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण ज़्यादा होता है। तो ये सीधा आपके शरीर में जाके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाले हैं, तो इन्हें आपको हमेशा ही कंट्रोल में रखना है। और उसके साथ साथ एक आता है ट्रांस फैट, उसको भी आपको कम करना है, जो कि वनस्पति घी में होता है और वही वनस्पति घी बेकरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है, तो बेकरी प्रोडक्ट्स को भी आपको कम करना है। वैसे कोलेस्ट्रॉल आप कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए सही डाइट क्या है, सही दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो की सीरीज़ बनाई हुई है जिसमें आपको कोलेस्ट्रॉल की पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी। उसमें आपको कौन सा अपने ऑयल यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी बहुत डिटेल में जानकारी है। तो प्लीज़ आप अभी जाके हमारे चैनल पर वो सीरीज़ ज़रूर चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए, हाइपरटेंशन ये एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं। हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट को कंटिन्यूअसली एक बहुत ज़्यादा वर्कलोड के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, जो कि है ब्लड का प्रेशर। उसके अगेंस्ट हार्ट को ब्लड पंप करना है, तो ये करने की वजह से हार्ट के ऊपर बहुत बर्डन बढ़ता है। तो अगर आपको बीपी है तो आप आपके लाइफस्टाइल से और मेडिसिन से उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। इसका भी सीरीज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल है ब्लड प्रेशर के लाइफस्टाइल के बारे में, वो भी आप ज़रूर चेक कीजिए। ब्लड प्रेशर की वजह से आपके हार्ट का साइज़ भी बढ़ने की संभावना रहती है और उससे भी हार्ट अटैक होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपको सीधा बेनिफिट करेगा हार्ट अटैक से बचने में। अब आगे की जो कैटेगरी है वो है कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे हार्ट अटैक से बचने में। उसमें से पहला आता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जिनको है उनको 3 टाइम्स ज़्यादा रिस्क रहती है हार्ट अटैक आने की एज़ कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक पीपल। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए आप मेडिसिन का भी सहारा ले सकते हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस तो आपको करना ही है। कोई भी डिसीज़ होता है तो उसमें पहले आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ सकता है। एक बार वो डिसीज़ कंट्रोल में आ जाए तो धीरे करके आप आपकी लाइफस्टाइल सेट कीजिए और फिर आपके मेडिसिन जो है वो धीरे करके आपके डॉक्टर्स की सलाह से आप कम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि अगर आपका काम जो है वो बैठा काम है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली शरीर में वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे वज़न बढ़ता है शरीर का फैट कंटेंट बढ़ता है और फैट कंटेंट बढ़ने की वजह से इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। उसकी वजह से सिर्फ ओबेसिटी ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, डायबिटीज़ भी होने की संभावना रहती है और ये सारी चीज़ें एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाए चलती हैं
और सब जाके एंड अप होता है हार्ट अटैक में, जो कि आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसीलिए अगर आपका वजन ज़्यादा है और आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है तो आपको रेगुलरली एरोबिक एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एरोबिक यानी कि जिसमें आपके मसल्स काम करते हैं। फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग, स्टेप्स चढ़ना उतरना, जंपिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इसमें से कोई भी एक्सरसाइज जो आपके लिए सूटेबल हो आप कर सकते हैं। एटलीस्ट रोज़ चलने का यानी वॉकिंग का एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक ये सारी ही चीज़ों में बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उनको भी लगभग 2 गुना ज़्यादा रिस्क रहती है ऐसे लोगों से जिनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा एक्टिव रहता है। तो ये रिस्क कम करने के लिए आप अभी से एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। अगला फैक्टर है मेनोपॉज। अब मेनोपॉज के बाद हार्ट अटैक का चांस हर लेडी में बढ़ता है, क्योंकि धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको करना क्या है, पहली बात तो मेनोपॉज के बाद आपको हर साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल चेक करते रहना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, डाइट में आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ट्रांस फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल से दूर रहना है। और कभी भी आपको आपके डाइट में, आपके लिपिड प्रोफाइल में एलडीएल, एचडीएल इनके लेवल में कुछ गड़बड़ी दिखती है तो आपके डॉक्टर्स की सलाह लेना है और उसके लिए जो भी लाइफस्टाइल या मेडिसिन सही रहेगा वो आपको ज़रूर शुरू करना है। इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपको हार्ट अटैक में काफ़ी प्रोटेक्शन मिल सकती है। और लास्ट में आते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है जो आपको हार्ट अटैक से बचने में कुछ हद तक मदद कर दे। इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है। तो इसमें सबसे मेन आता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी एजिंग के साथ साथ या स्ट्रेस की वजह से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। अगर आपके डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा कम है तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स किस में होते हैं, वो होते हैं कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। तो एकदम सीधी बात है, आप अगर आपके डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से लेते हैं तो आपको हार्ट अटैक से, ओबेसिटी से, डायबिटीज़ से, कोलेस्ट्रॉल से, हाइपरटेंशन से, सारी चीज़ों से काफ़ी प्रोटेक्शन मिल सकता है। इसके बाद का फैक्टर है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अब हमें फिल्मों में दिखाते हैं ना, किसी को बहुत शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है और फिर वो सीधा हार्ट पे हाथ रख के गिर जाते हैं। तो ये टाइप का हार्ट अटैक जो है वो रियल लाइफ में भी देखने को मिल सकता है एक्स्ट्रा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से। हो सकता है कि सडनली किसी न्यूज़ की वजह से किसी को सदमा पहुँचे, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी को बहुत लंबे समय से कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, सोशल आइसोलेशन है या किसी के रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ों का डेली स्ट्रेस आपके मन के ऊपर रहता है, जिससे कि धीरे धीरे करके शरीर में कॉर्टिसोल का सिक्रीशन बढ़ते जाता है और इनडायरेक्टली ये सारे फैक्टर्स हार्ट अटैक को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसीलिए अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है तो उसका एग्जैक्ट रीज़न फाइंड आउट करके आपको उसके ऊपर काम करना सही रहेगा। और लास्ट में आता है अल्कोहल। स्मोकिंग के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है, उसके साथ साथ अल्कोहल भी अगर आप छोड़ देते हैं तो ज़रूर आपको इन सारी डिसीजेस में बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात की। इसके आगे चल के एग्जैक्टली आपको डाइट कैसे रखना है, लाइफस्टाइल कैसे रखना है, इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।